डेटा सामने आया है। और मुझे ऐसा लगता है, कोराजिन रह गई सर, वो कोराजिन 2-3 बार स्प्रे होती है मूंग में, 10% वो रह गई है। हाँ, तो मेरा मेरा ये कहना है कि अगर इस तरह से हम लोग अगर डेटा लिख कर रखे, मेंटेन करके रखे, जैसा जितना भी उन्होंने पेस्टिसाइड के नाम लिए, स्पेसिफिकली अब पेस्टिसाइड कैटेगरी में इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड और वीडीसाइड, और कुछ कुछ फसलों में बैक्टीरिसाइड लगता है। तो इन इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड, वीडीसाइड में से कौन सा वीडीसाइड कौन से राज्य में ज्यादा उपयोग में आता है, कौन से जिले में ज्यादा उपयोग में आता है, तो ये चीजें जब सामने आएगी तो हमें पता चलेगा कि किस चीज का उपयोग। जैसा अभी शरद भैया ने जो एक कोराजन का जो नाम लिया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोराजन नामक जो पेस्टिसाइड है वह हर हर जगह पहुंच चुका है। मैं ये जो बात कह रहा हूँ कोराजन, यहाँ उपस्थित जितने भी किसान भाई हैं, आप में से कोई ऐसा है कि जिन्होंने कोराजन का नाम सुना नहीं है? शरद भैया, आपको क्या लगता है कोराजन का उपयोग? सभी ने सुना सर, पूरे इंडिया में चलता, सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड इसका उपयोग होता है। और एक धान में सर साइप्रोमेथिन और क्लोरोपाइरिफास, ये भी बहुत उपयोग होता है। इसमें 5% साइप्रोमेथिन होता है और हाँ 50% क्लोरोपाइरिफास होता है सर। हाँ यानी हाँ यानी कहने का मतलब ये है कि क्लोरोपाइरिफॉस सबको पता था, उसी तरह अब सभी लोगों को कोराजन का पता हो चुका है। और जिस तरह सब लोग क्लोरोपाइरिफॉस यूज करते थे, उसी तरह आज सब लोग कोराजन का उपयोग करने लगे हैं। और जिस तरह से ग्लायोफोसेट यानी जो वीडीसाइड है, तो आज लोग पैराक्वाड भी यूज करने लगे हैं। तो अगर हम लोग पूरे भारत देश में हर राज्य में कौन सा पेस्टिसाइड सबसे ज्यादा उपयोग में आता है, इन विषयों का विवरण करें, चर्चा करें, तो हमारे सामने कुछ ना कुछ डेटा आएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि यह डेटा कोई भी कृषि विभाग हो या यूनिवर्सिटी हो, उसके माध्यम से आ नहीं सकता है। क्योंकि किसान भाई क्या कर रहा है, वहां तक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोग कितना पहुंचते हैं, वह भी एक बड़ी समस्या है। और अभी जो दादू ने जो लिस्ट पढ़कर दिखाई, मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी ने इन इन सभी पेस्टिसाइड के कम से कम नाम लिखे। यानी अब मेरे जैसा बंदा यही सोचता है कि इतना बड़ा फार्मर का डेटा तो आना मुश्किल है, पर जो पेस्टिसाइड जो बोतल हम लोग घर लाते हैं, खेतों में लाते हैं, जो पैकेट हम लोग खेतों में लाते हैं, उसके ऊपर क्या लिखा है वह हमें लिख कर रखना बहुत जरूरी है। और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जब तक लिखने की आदत नहीं डालेंगे और उसका हम लोग चिंतन नहीं करेंगे, तब तक हम लोग हमारा कॉस्ट बेनिफिट रेशियो नहीं निकाल पाएंगे। और कॉस्ट बेनिफिट रेशियो इसलिए जरूरी होता है कि हमारी आने वाली पीढ़ियां इन सब चीजों के ऊपर निर्भर रहने वाली है। और जैसा अभी दादू ने परसेंट वाइज जो चीजें बोली है, तो उसमें से कहीं ना कहीं सबका जब प्लस किया जाए तो एक आंकड़ा आएगा पेस्टिसाइड कितना क्वांटिटी। जैसा शरद भैया ने कहा है कि कोराजन के 2 स्प्रे 3 स्प्रे जो भी है, तो कोराजन सिर्फ एक इंसेक्टिसाइड
टोटल कितनी बार और टोटल कितना ग्राम जाता है। इस तरह हर पेस्टिसाइड का अगर हम लोग एक नोटबुक में लिखकर अगर वह एनालिसिस करे तो हमें पता चलेगा कि इंडिविजुअली हर किसान भाई अपने खेतों में कितना पेस्टिसाइड का उपयोग कर रहा है। और यह चीज जब सामने आएगी तो स्टेट वाइज हमें पेस्टिसाइड कौन सा उपयोग में आ रहा है उसका पता चलेगा। और मैं ये चीज क्यों कह रहा हूं, क्योंकि क्लोरोपाइरीफॉस सभी को पता है और उसी तरह आज सभी को कोराजेन पता चला है। अगर मैं आप सभी को एक सादा प्रश्न यह पूछूं कि क्लोरोपाइरीफॉस 1 लीटर कितने रुपए में आता है और कोराजेन 1 लीटर कितना रुपए में आता है, तो शरद भाई आप बता पाओगे? जी सर। सर कोराजिन जो है लगभग 100 ml यूज होती है 1 एकड़ में सर, और वो तकरीबन अभी 1700 रुपए की हो गई है सर। यानी 100 ml 1700 रुपया, जी सर। यानी वो 17,000 रुपये लीटर की दवा बन चुकी है, बराबर। जी सर। और क्लोरीपाइरीफॉस 1 लीटर कितने में आता है? सर वो लगभग साइप्रोमेथिन 5% है और 50% सर क्लोरोपाइरीफास है उसमें। वो 700 रुपये लीटर है सर। ओके, तो अब एक चीज हमें यहाँ सोचना चाहिए, जैसा आज की क्लोरोपाइरीफॉस की रेट 700 रुपये है जी सर। और आज के 20 साल पहले क्लोरोपाइरीफॉस कितने रुपए में आता था दादू? 300 रुपये होगा सर, शायद 200 या 3। सर दादू मेरे को जानकारी नहीं है कितने में। ओके, कोई बता पाएगा यहाँ अभी मीटिंग में क्लोरोपाइरीफॉस 2004 में कितने रुपए में आती थी? 220 लीटर रुपये, सर। 220 रुपये के लगभग आता था। 220 रुपए लीटर आता था। अभी हम लोग इस चीज को भी देखना, जैसे मैंने कॉस्ट बेनिफिट रेशियो, जो इकोनॉमिक्स की जो बातें अभी हम लोग पिछले 3-4 सप्ताह से जो कर रहे, उसके पीछे का यही रीजन है कि जो चीज हम लोग 200-250 रुपए में लेते थे, आज वही चीज नाम बदला है, पेस्टिसाइड बदला है, वह 17,000 रुपये लीटर की हो चुकी है। भले ही वो 100 ml यूज हो या 200 ml यूज हो, लेकिन पर एकड़ क्लोरोपाइरीफॉस कितने रुपए का जाता है और कोराजेन पर एकड़ कितने रुपए का आता है शरद भैया? सर मूंग में कम से कम 3 स्प्रे या 2 स्प्रे तो कंफर्म होते हैं सर इसके। किस चीज के? 3 सर स्प्रे ये बताए अपना- भैया, 3 स्प्रे जी बताए हैं कोरोजिन के। हाँ, कोराजिन के 3 स्प्रे सर होते हाँ। हैं। ओके, और अभी मान लो 100 ml का स्प्रे होता है 1 एकड़ में नहीं, एक 60 बार। ml, 60 ml 60 सर। ml का होता है सर। ओके, 60 ml यानी 180 ml आपके यूज होता है, बराबर। सर जी गणेश जी ने हैंड रेस किया है, वो भी उपयोग करते हैं तो वो थोड़ी और अच्छी जानकारी दे पाएंगे। जी हो। हाँ गणेश जी। सर 100 ml नहीं होता, ये 50 ml के आसपास होता है, और बाकी कुछ लोग 35 ml 40 ml कर रहे हैं पर एकड़। हाँ, कोई और 60 ml तक है गणेश जी वो टोटल, कोई ये है 50 कोई मक्के का 60। 60 ml डोज जो है मक्के का है 60 ml। मूंग में 60 ml की जरूरत नहीं होती है। और आजकल ये इसके साथ सपोर्ट में यूज कर रहे हैं प्रोफेनोफास 50%, और कुछ लोग तो इसके साथ इमामेक्टिन भी यूज करने लगे हैं लास्ट स्प्रे में। जो आप सिंगल कोराजन की बात कर रहे हैं, इसके साथ इमामेक्टिन प्लस प्रोफेनोफास, और कुछ लोग कर रहे हैं एसी फेट का उपयोग।
ओके, तो मैं ये चर्चा यानी पिछले 3-4 सप्ताह से करने का पीछे एक रीज़न मुझे यह भी चीज़ समझ के लेना है कि मान लो 2004 और 2024, अब 2005 और 2025 में हम लोग जाएंगे, तो आज के 20 साल पहले हमारे गांव में कौन सी बीमारियां थी दादू? 2005 में तो हमने इनका नाम भी कम ही सुना था, जैसे ब्लड प्रेशर कम सुना था, आंखों के चश्मा बच्चों के नहीं थे, और दूसरी बात ये भी था कि ये जो शुगर है ये भी 2005 में बहुत इक्का दुक्का सुनते थे, और आज की स्थिति में ये कैंसर भी बहुत कम था दादू, कैंसर इक्का दुक्का ही था, एक होता था। हाँ, और कैंसर भी इक्का दुक्का, और आज की स्थिति में इन्हें बहुतायत में देखे जा रहे हैं। जियो। हाँ सर, और एक जो बात है, पहले जो डिलीवरी होती थी वो भी ज़्यादातर नॉर्मल हो जाती थी, और या फिर जो है ऑपरेशन भी होते थे तो इतने ज़्यादा नहीं होते थे, और प्री मैच्योर डिलीवरी तो बहुत ही कम सुनते थे, और आज इनकी मात्रा बहुत बढ़ गई है। जियो। तो यह जो चीज अभी सामने दादू ने रखी, शरद भैया ने रखी, तो मुझे एक चीज यहाँ यही मैं बताना चाहता हूँ कि पेस्टिसाइड का नाम बदलेगा, पेस्टिसाइड की क्वांटिटी बदलेगी, पर यही क्लोरोपाइरीफॉस जो 20 साल पहले बड़े पैमाने पे यूज किया जाता था, या डाइक्लोरोवॉस यानी वो नुआन नाम से जो आता था, तो यह पेस्टिसाइड आज के 20 साल पहले अलाउड केमिकल के लिस्ट में थे कि आप यूज कर सकते हो, लेकिन आज वही केमिकल हजार्डस की लिस्ट में चले गए हैं। और इसका मतलब ये होता है कि शुरुआती दौर में यह पेस्टिसाइड यूज करना चलता है, और बाद में कुछ रिजल्ट के बाद यह समझ में आता है कि ये कुछ ना कुछ दिक्कतें करता है, और उस पर फिर रिस्ट्रिक्शन आता है, और रिस्ट्रिक्शन के बाद में उस पर बैन आता है। अभी जैसा गणेश भैया ने चर्म रोग की भी बात की है, तो कोई बता पाएगा चर्म रोग किस वजह से बढ़ रहा है अभी? पेस्टिसाइड के कारण सर। किस वजह से? पेस्टिसाइड के उपयोग के कारण। और जरूरत से ज्यादा मीठा खाने से। और इम्यूनिटी जो पावर खा रहे हैं कम हो उसको रहा है। पचा नहीं पा रहे हैं, बार बार खाते जा रहे हैं, इसलिए भी। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत सी जगह पे दो चीजें हमें देखने को मिलती है, जो जिनकी उम्र मान लो 30 साल, 35 साल, 40 साल है, उनके बाल कम रहते हैं, सर पे जो बाल है, विशेषतः पुरुषों में यह दिक्कतें आपको देखने को ज्यादा मिलती होंगी कि सर पे के बाल, और अगर है तो सफेदपन जो बालों में आता है वह, यानी आपको अगर एक एग्जाम्पल बताना चाहूं तो विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी, उनकी उम्र कितनी होंगी अभी? लगभग 33 के आसपास, उससे भी कम हो सकते। यानी आज 30 उनके है। बाल सफेद है या नहीं है? हमारे मनीष जी महिलाओं में भी है। बाल कम हो गए सर बहुत ज्यादा। तो आप सभी को इसका रिलेशन कहीं ना कहीं टोटल डिसॉल्व्ड सोल्यूट यानी TDS लेवल जो होती है पानी में, सॉल्ट लेवल जो होता है, खारापन जो होता है पानी में, उसका रिलेशन इसके साथ में हो महिलाओं में सकता भी है। जी। तो जो सॉल्ट लेवल है चर्म रोग के लिए, सॉल्ट लेवल सबसे ज्यादा हानिकारक, क्योंकि हमें नहाना तो उसी पानी से है ना, हम फिल्टर के पानी से तो नहाएंगे नहीं,
हाँ गणेश भैया, नहाते समय जो पानी हमें उपलब्ध होता है वह पानी, उसका टीडीएस कभी चेक किया है कितना होता है नहाने के पानी का? 400-500 से सर ऊपर नहीं है किया। सब 400-500 से ऊपर है, उससे कम कहीं नहीं है। 600 है सर। यानी मैं जहाँ पूना में रहता हूँ, पूना में जैसा 900 है सर। मैं पहले पूना में जहाँ जिस एरिया में रहता था वहाँ पे हमें कारपोरेशन के माध्यम से फिल्टर पानी आता था जो नहाने के लिए भी था, लेकिन जिस एरिया में हम लोगों का फैक्ट्री था उस एरिया का टीडीएस आज की डेट में 2000 प्लस है, यानी 2000 पीपीएम। इसका मतलब 1 लीटर पानी है तो उसमें 2 ग्राम नमक है, यानी 2 ग्राम सॉल्ट लेवल है। अब हम लोग नहाएंगे तो कम से कम 10 लीटर तो पानी नहाने के लिए यूज करते हैं, या कम से कम 5 लीटर पानी, कम से कम भी कहे तो 5 लीटर से 7 लीटर पानी हम लोग यूज करते हैं। ठंड के समय थोड़ा कम यूज किया जाता है, लेकिन अगर यह पानी जब हम लोग हमारे सर के ऊपर से लेते हैं तो बालों के बीच में यह सॉल्ट जाके अटक जाता है, और जो स्किन के जो प्रॉब्लम्स है, क्योंकि अगर हम लोग अच्छी तरह से हमारा शरीर ना पोछे तो यह सॉल्ट भी कहीं ना कहीं वहां चिपका रहता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो नॉलेज है, यह चीज हमारे आने वाली पीढ़ियों को हमें देना बहुत जरूरी है। और एक जो चीज अभी यहाँ पे सामने नहीं आई, विकलांगता, इसका प्रमाण बढ़ा है शरद भैया या कम हुआ है? बढ़ा है सर। यानी प्री मैच्योर डिलीवरी, 7वें महीना में जो डिलीवरी होता है, तो इन सब चीजों का असर विकलांगता इस विषय में होता है। अमोल जी का हैंड रेज है, आप प्लीज आपकी बात रखिए। जी सर, मैं अजित सिन्हा बोल रहा हूँ। इनफैक्ट मैं अपने बेटे के नाम से लॉगिन करके रखा हूँ। सॉरी। सदन को नमस्कार। मैं जिस सेक्टर में काम कर रहा हूँ जिसको कहते हैं रेयर डिजीज, बहुत कम होती थी। मतलब 10 साल पहले यदि मैं एक बीमारी को लूं जिससे मेरा बच्चा सफर कर रहा है, जिसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहते हैं। डिस्ट्रोफिन एक प्रोटीन है जो बॉडी में आपके मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये पहले 10 साल पहले या 20 साल पहले कहेंगे 1 लाख में 3 बच्चों को होती थी। 1 लाख में, मैं एक नंबर बता रहा हूं, जिसमें आपकी फैमिली पूरी तरह से पैरालाइज हो जाती है। क्यों होती है? कि एक बच्चे को संभालने में उसके माँ पिताजी, उसके भाई बहन, सबका इन्वॉल्वमेंट होता है। धीरे धीरे वो बच्चा पूरी तरह से व्हील चेयर पे होता है। अब मैं दूसरी फैक्टर पे आता हूं। आज ये बीमारी, ये डेटा मैं दूसरे जगह की नहीं, नागपुर एम्स जिससे मैं कनेक्टेड हूं सेंट्रल इंडिया का केयर गिवर के रूप में, ये डेटा 10,000 में 10 बच्चों को होने लग गई। हर दिन मेरे पास एक नया केस आता है कि मेरे बच्चे को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है और डॉक्टर ने आपका नंबर दिया है। सो जिस ढंग से ये बीमारियां, ठीक है, ये बाकी जो बीमारियां बढ़ रही है उसके लिए मुझे कोई चिंता है, लेकिन ये बीमारियां जिसमें आपकी पूरी फैमिली, पूरा घर सफर करता है, और आगे आगे भी ये बीमारियां आपके परिवार में आ सकती हैं, ऐसा ये साइंस का स्टेटमेंट है कि जिसके घर में ये रेयर डिजीज आ गई, उनके घर के फीमेल को ये बहुत तेजी से अफेक्ट कर सकती है। तो ये सब असर जो केमिकल्स आ रहे हैं इनडायरेक्ट, ये दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि ये बच्चे घर से बाहर नहीं निकलते हैं, सोसाइटी में मिलते जुलते नहीं है, सिचुएशन नहीं होती है कि आप इनको नॉर्मल बच्चों के जैसा आप रख सके। क्योंकि आज की जो पारिवारिक स्थितियां हैं सब छोटे छोटे परिवारों में टूट चुकी है, बड़े परिवार रहे नहीं है। तो परेशानियां दिन पर दिन इस कदर बढ़ रही है कि आप बच्चे को संभालने में
अपना पूरा परिवार, अपनी पूरी एनर्जी और आगे की पीढ़ियों को भी रिस्क में डाल रहे हैं हम लोग ये केमिकल को यूज करते हुए। मैं सभी से कहना चाहूंगा कि हमको अभी दिखाई नहीं दे रहा है, जैसे ये कोरोना एक पेंडेमिक आया था, वैसे ही ये एक हिडन पेंडेमिक है जो षड्यंत्र के रूप में इंडिया जैसे कंट्रियों में डाला जा रहा है, चलाया जा रहा है। सभी से निवेदन है कि इसका कम से कम जितना हम जल्दी से कम करें, वो हमारे आने वाली अगले 100 साल 200 साल की पीढ़ियों को संभालना है। तो और इस क्षेत्र में एग्री में काम करने के पीछे मेरा यही एक जिद है कि इसको मैं जितना अपने लाइफ में कम कर सकता हूं, कम करवा सकता हूं, मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली यही जो सब चीजें हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हम एक किसी भी इंसान की लाइफ में बदलाव अगर ला पाए तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत अच्छी तरह से सोसाइटल डेवलपमेंट में काम कर सकते हैं। और जो अभी सिन्हा साहब ने जो चीजें यहाँ रखी, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में अपनी जो पीढ़ियां है, यानी मैं यह चीज इसलिए कह रहा हूं, 10 दिसंबर को यानी परसों ही ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेट हुआ। हमारे महाराष्ट्र के जो गवर्नर साहब है, राज्यपाल जी है, उनके निवास पर यह प्रोग्राम हुआ और वहां पे ह्यूमन के जो राइट्स है उस रिलेशन में अलग अलग स्पीकर्स को वहां बुलाया था और किसानों के जो राइट्स है तो उस बारे में मैं भी वहां इनवाइट किया गया था और हम लोगों की 80 लोगों की जो फार्म लैब रिलेटेड जो काम करते हैं, हम 80 लोग वहां गए थे। और वहां एक चीज सामने आई कि एक पपड़कर करके साहब है जिनको अभी रिसेंटली पद्मश्री मिला, वे लावारिस विकलांग के लिए काम करते हैं, लावारिस विकलांग। और वो जब वहां उनकी चर्चा रख रहे थे तो बहुत अलग अलग चीजें सामने आई और आप सोच सकते हो कि लावारिस विकलांग उनको संभालना, जैसा अभी सिन्हा साहब ने जो चीजें कही है कि पूरी फैमिली डिस्टर्ब होती है, तो 125 लावारिस विकलांग को वो संभालते हैं। उनकी उम्र 83 साल की, 83 के है। और आप सोचिए कि यह विकलांगता आने वाले समय का सबसे बड़ा विषय होगा और उसका बेसिक रीजन है कि प्री टर्म बर्थ जो आज होने लगे हैं। और सबसे बड़ी बात और ये भी है कि हम लोगों का सोसाइटल टच खत्म होते जा रहा है। यानी हम लोग पहले हमारे कॉलोनी में सब लोग साथ में बैठकर चर्चा करते थे, अभी हम लोग घर में बैठ के भी चर्चा करना बंद कर चुके हैं। और मोबाइल के इस जमाने ने टीवी तो खत्म कर दिया, लेकिन हम लोगों का रिलेशन भी खत्म किया है। और जब इन सबकी जोड़ इस केमिकल के साथ में होती है, केमिकल का जो खाना उसके साथ में जब ये होती है, तो यह बहुत ज्यादा एग्रीवेशन करता है। और अभी कुछ चीजें जो सामने आई है कि डिप्रेशन नामक बीमारी सामने आ रही है। यानी यह जो डिप्रेशन होता है और डिप्रेशन का फिर कन्वर्शन होता है सुइसाइड में। तो इन सब चीजों के लिए कौन सा पेस्टिसाइड, कौन सा फर्टिलाइजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और एक चीज पार्किंसंस डिसीज करके, थोड़ा हम लोग यह विदेश जैसा हम लोग सोचते हैं कि यह जो बीमारी है यह विदेश में ज्यादा देखने को मिलती है, लेकिन इन तरह की जो बीमारियां अब आ रही है तो हमें यह क्यों आ रही है यह भी ढूंढना बहुत जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। और इसीलिए
मैं आप सभी से विनंती करूंगा कि आप, क्योंकि अगर आप ही डेटा दे सकते हो, मैंने कहा है कि बहुत सी संस्थाएं, गवर्नमेंटल संस्थाएं, एक्चुअल जिम्मेदारी उनकी है, पर वह काम नहीं हो पाएगा। यह काम हमें ही करना है। कम से कम हम कौन सा पेस्टिसाइड यूज करें, यानी जो चीज मैंने लिखी थी, अगर आप उस एक्सेल शीट को या पीडीएफ को अगर अच्छे से पढ़े तो उसमें से बहुत सी चीजें सामने आती है, और अगर जवाब हम लोग ढूंढ पाए तो हमारी खेती में हमारा पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का जो यूज है वो वैसे ही 50% कम हो जाएगा। यानी जो मुझे एक्सपेक्टेशन था कि कौन सा इंसेक्टिसाइड यूज होता है, कौन सा फंगीसाइड यूज होता है, कौन सा वीडीसाइड यूज होता है, मान लो अगर मेरी अभी चने की फसल अभी चल रही है तो पहला 1 महीना में मुझे कौन सा इंसेक्ट का अटैक मेरे क्रॉप पे हो सकता है, दूसरा महीना में कौन सा इंसेक्ट का अटैक होता है, पहला महीना में मुझे कौन सी बीमारी मेरे फसल में आ सकती है, अगर उनके नाम भी लिखे जाए तो उस इंसेक्ट के लिए या उस बीमारी के लिए कौन सी दवा अच्छी है। और इसके साथ साथ मेरे खेत के अगल बगल में नीम का पेड़ ज्यादा है, पीपल का पेड़ ज्यादा है, बेहड़े का पेड़ ज्यादा है, या और कोई औषधि वनस्पति मेरे खेत के अगल बगल ज्यादा है या मेरे गांव में अगल बगल में ज्यादा है, उसे हमें ढूंढना जरूरी है। और आपके फसल का जो भी प्रॉब्लम है, यानी इंसेक्ट का प्रॉब्लम हो या बीमारी का प्रॉब्लम है, जवाब वही है, खेत में ही जवाब है। क्योंकि 1960 से पहले हम लोग ये कोई भी दवा यूज नहीं करते थे। अगर यहाँ पे पिछले 40 साल से अगर कोई धान की खेती कर रहा हो या 30 साल से धान की खेती कोई कर रहा है तो दादू आपको लगता है 30 साल पहले धान में इतना छिड़काव होता था? धान तो नहीं होता हमारे था। यहाँ नई नई आई है, पर पहले इतना छिड़काव नहीं होता था, ऐसी जानकारी है जी। और एक चीज ये हमें क्यों चाहिए, क्योंकि अभी देखिए हमारे साथ में सेंटर फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन के सतीश जी जुड़े हैं, और सतीश सर यह एक ही काम कर रहे हैं कि हमारी जो 4 पीढ़ियां है, जैसा मैं हूं, मेरे पापा है और मेरे दादाजी है और मेरा बच्चा है, तो ये जो 4 पीढ़ियां है, इन पीढ़ियों में किस तरह का खाना खाया जाता है, ये सिंपल सा सवाल है। हमारी 4 पीढ़ियों में खाना क्या प्रेफरेंसेस थे, मेरे दादा खाने में क्या प्रेफर करते थे, मेरे पापा खाने में क्या प्रेफर करते हैं, मैं खुद क्या खाने में प्रेफर करता हूं, और आज मेरा बच्चा क्या प्रेफर करता है। तो कोई बता पाएगा ये 4 जो पीढ़ियां है आज की डेट में रोज सुबह का खाना क्या होता था? आज की जो चौथी पीढ़ी, अगर मैं दादू के दादाजी की बात करूं, दादू के पिताजी और उनके दादाजी, क्योंकि बहुत से लोग इस सवाल का जवाब पक्का दे पाएंगे। दादू क्या लगता है आपको, आपके दादाजी क्या खाते थे? जी ओम, मेरे दादाजी, मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि हमारे यहाँ जो है ज्वार बोई जाती थी, और ज्वार का उपयोग हम अगहन से लेकर के, मतलब कार्तिक के बाद, कार्तिक अगहन पूस माह तक हम ज्वार, 4 महीना हम ज्वार खाते थे, जिसमें भट्टे की सब्जी, बलर की सब्जी ये ज्यादा होती थी। और जब गेहूं आता था तो फिर हम गेहूं खाते थे, और गेहूं जो है तो ये ही हमारे यहाँ, और दाल, ये कभी कभी चावल, चावल का उपयोग ज्यादा नहीं करते थे। और आज की स्थिति में हम लोग जो है गेहूं और चावल ही 2 चीजें बची है, और दाल की मात्रा उस समय ज्यादा थी, आज दाल की मात्रा कम हो गई। ये हमारा मतलब दादाजी के समय में हमारे यहाँ लगभग 1 से 1.5 बोरा
जो है दाल बनती थी 1.5 कुंटल, जो साल भर चलती थी। उसी समय बड़ी भी चलती थी। और हम जो है जैसे भट्टे वगैरह के फोल करके रख लेते थे, उनको खाते थे उस समय। और आज वो सब चीजें नहीं खा रहे, और दाल की मात्रा भी बहुत कम हो गई। जियो। अभी दादू मैं एक सवाल और पूछता हूँ कि आज के 40 साल पहले जो शादी में आप गए तो शादी में क्या खाना होता था और आज की शादी में क्या खाना होता है? जी 40 साल पहले की शादी में जो पहले तो दाल चावल और पूरी चलती थी, और सब्जी कहीं कहीं मिलती थी, कभी नहीं भी मिलती थी। या फिर जो है हमारे यहाँ हलवा भी शादी में तो हलवा नहीं बनता था, पर जिस तरह से दूसरे कार्यक्रम होते उसमें एक मीठा हलवा चलता था। और बाद में, उसके बाद में जब मेरी शादी हुई तो उस समय नुक्ती आ गई, सेव और नुक्ती। मेरे शादी के पहले हम जो है वो नुक्ती सेव उस समय नहीं थी, पर उसके बाद जो है नुक्ती सेव, ये पूरा एक तरह से नुक्ती मतलब बूंदी बूंदी सेव और पूरियां और सब्जी, ये चलने लगी। और अब जो आज की स्थिति में तो बहुत चाउमीन और कितने तरह के भोज आ गए हैं, और इनकी क्वालिटी बहुत खराब हुई। उस समय जो हमारा भोजन था, कम से कम अपने गांव के द्वारा मतलब जो है खुद नुकाते थे, खुद साफ करते थे, और गांव के महिलाएं आकर के वो सब साफ सफाई करके बढ़िया, और अपने आंगन को भी बहुत बढ़िया लीपते थे, तो शुद्धता बहुत थी। आज की स्थिति में ये शुद्धता बिल्कुल नहीं बची। और अभी तो जैसे मैंने जो अभी पिछले शादियों में जो महसूस किया है, सबसे रद्दी तेल और सबसे रद्दी गेहूं का उपयोग हो रहा है, क्योंकि ठेका दे दिया जाता है। ठेका वाले जो है, जो वो सबसे खराब तेल, वो तो के ही बुलवाते। मैंने खुद ने सुना है, वो कहते सस्ता तेल ले आना, है ना। वो जो कम तेल कम हो गया तो जो जा रहा उससे कह रहा है सस्ता तेल लाना। और गेहूं वो लेते हैं जो सबसे रद्दी सस्ता, जो 1.5-2 रुपया किलो का इकट्ठा कर रहे हैं, वो पिसाते। उसकी पूरी यदि आप खाएंगे तो वो पूरी जो है हीक मारती है। मैं पिछले ही उसमें गया था, मैंने वो पूरी नहीं खाई, घर आकर रोटी खा ली। ये स्थिति आज के भोजन की है सर। जी हो। और जो बहुत महंगे हैं, उस समय ये भोजन की इतनी महंगाई नहीं थी, पर आज जो जितने हम खर्च कर रहे हैं, और भोजन सबसे घटिया कर रहे हैं। और आजकल जो सब्जियां भी, जैसे बहुत सारी सब्जियां बना के, बहुत सारी चीजें बना के मिला रहा है, उसकी भी कोई क्वालिटी अच्छी नहीं है। जी हो। यानी हम लोगों ने दादू को सुना, और आप लोगों ने ये चीज अभी अभी चर्चा जो चल रही है उसमें एक चीज आप सभी ने देखी होगी कि मैंने कम से कम 10 सवाल दादू को पूछे या दादू से चर्चा की है। उसका एक रीजन क्या है कि दादू की उम्र अभी मेरे हिसाब से अभी अपने ग्रुप में सारे लोगों से यानी ज्यादा ना हो, लेकिन दादू हम लोगों से उम्र में सबसे बड़े हैं। हाँ 72 है सर, 73 में चल रहा हूँ। और बाकी हम सारे लोग 60 से नीचे वाले हैं, 65 से नीचे वाले हैं। तो जो एक एंथुजियाज्म हम लोग कहते हैं कि इस उम्र में भी कलम और नोटबुक पे ये सब चीजें लिखना, और किस लिए चल रहा है वो उनका उन्हें पता। पर मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हम लोग हमसे शुरुआत ना करें तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और मैं डेटा की बात इसलिए कर रहा हूं कि यह सब जो बीमारियां अभी सिन्हा साहब ने भी जो चीजें नागपुर एम्स के माध्यम से जो उन्हें पता चली, यानी अगर हम लोग सिन्हा साहब को खुद को अगर आधा घंटा सुने तो हम परेशान हो जाए कि आज क्या चल रहा है, क्योंकि उन्होंने जो 2 मिनट में या 1 मिनट में जो बात रखी है उस पे से पता चलता है कि वो आज क्या कर रहे और वह सोसाइटी के लिए कितना जरूरी है। और मुझे ऐसा लगता है कि हम सब लोग कम से कम पढ़े लिखे हैं,
तो पढ़े लिखे लोगों ने कम से कम डेटा लिख कर रखना बहुत जरूरी है। अभी डॉक्टर रोशनलाल जी राउत इनका हैंडरेज है, अभी जो हैंडरेज है हम लोग उन सभी के जो भी पॉइंट्स है हम लोग सुनते हैं। डॉक्टर राउत। सर सदन को सादर प्रणाम। मेरा बस सिर्फ वो था। सर आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है आपकी। मेरी आवाज नहीं आ रही? अभी आ रही है। हाँ, मेरा सिर्फ ये निवेदन था कि सिन्हा साहब को एक दिन पूरा समय दिया जाए, क्योंकि ये बड़ी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम अब नए समय में आ रही है। तो मैं सदन से निवेदन करूंगा कि एक दिन आदरणीय सिन्हा साहब को बुलाया जाए और इस पर ही चर्चा की जाए। जी बस, धन्यवाद। डॉक्टर दुबे। धन्यवाद सर। मैं अभी जो चर्चा चल रही उसमें इतना ही जोड़ना चाहता हूँ। मेरी उम्र है 69, तो उस समय का काफी अनुभव और देहात में ही मेरा रहा पला। तो मुख्य चीजें ये है कि उस समय में जिसको आज की परिभाषा में हम होल ग्रेन्स बोलते और अब बाइफर्केटेड ग्रेन्स बोलते, बॉइल्ड ग्रेन्स बोलते, यह चीजें बहुत ज्यादा खाई जाती थी। कहने का मतलब कि और उस समय जवारी के जो जिसको अपन कन्या बोलते सोजी, तो उसके लड्डू ही बांटे जाते थे। और जो भी मतलब सामूहिक भोजन होते थे, चाहे गांव में हो खेतों में हो, तो वहां पे उस समय चावल रहता ही नहीं था। तो जो जवार की सोजी जिसको बोलते, उसके लड्डू बना के ही बांटे जाते थे और परसे जाते थे। यह एक मुख्य बात थी। साथ ही साथ तुअर हो और उस समय के मूंगफली जो और भी दालें रहती थी, तो उनको होल ग्रेन करके जलापन जिसको अपन ये बैलों को गायों को आज के परिवेश में देते थे, तो वैसा ही खाना यानी स्पेशली तुअर को बॉइल करके जानवरों को भी दिया जाता था और घर में भी खाया जाता था। मूंग, मोट, उड़द ये भी है, उनको भी बॉइल करके खाया जाता था। साथ ही साथ उनको जो अपना जाता बोलते, जाता पे भरट के जो भरडा होता था, वो भरडा को भी बॉइल करके वो भी खाया जाता था। साथ ही साथ ये जितनी भी चाहे जवार हो, ये दाल वर्गीय फसलें हो, तो इनको भूंजा जाता था, यानी जिसको अपन रोस्टेड बोलते हैं। तो इनके सिर्फ जवार का ही हुरडा खाया जाता था ऐसी बात नहीं, तो जवार का हुरडा खाता था, हुरडा खाया जाता था। चना और जो गेहूं है इनको भी खाया जाता था। साथ ही साथ इनको बॉइल्ड भी खाया जाता था। मेरा कहने का मतलब यह जो चीजें है वो खत्म हो गई है कि इनको भूंज कर खाना, बॉइल्ड खाना, उनको भरट के खाना। और यह जो चीज है इसमें मेनली उनका जो अपन सीडकोट बोलते हैं, सीडकोट में जो विटामिन रहते थे, मिनरल्स रहते थे, आज की पीढ़ी में तो एकदम फाइंड, सुपर फाइंड, पॉलिश्ड यह जो चीजें है, तो यह जो पार्ट जो विटामिन का और मिनरल्स का वो सब निकल गया है। और यही उसका आउटकम है कि आज की पीढ़ी स्पेशली जो 40 के अंदर वाले हैं, यह बच्चे, क्योंकि मैंने अनुभव किया है कॉलेज में, हमारे एमएससी के और पीएचडी के बच्चों को हम टूर में लेके जाते थे, तो मेरे से आधे स्पीड में भी वो चल नहीं सकते थे। मैं 60 के स्पीड में, 60 साल की उम्र में जिस स्पीड से चलता था उसमें नहीं चलते थे। यह आज का आउटकम है। धन्यवाद। प्रणीता साकरे। को प्रणाम। और आज अच्छी खान पान को लेकर के बड़ी अच्छी चर्चा चल रही है। सभी ने बहुत अपने अच्छे अनुभव रखे, विशेष करके दादू ने एक निचोड़ रखा और अभी दुबे साहब ने भी। और ये बड़ी अच्छी बात है कि सबको प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो प्रश्न पूछने पर बहुत सारे विचार भी आते हैं। मैं विशेष करके खान पान के और जो शादियों में जो खान पान कैसे बदला और आज कहाँ तक पहुंचे, और मुझे जहां तक ध्यान है कि हम 5 बहन और 2 भाई, तो पिताजी ने 2 बहनों की शादी 83 में किए थे, छोटी वाली बहन की। तो उस 83 में हुई शादी का मैं अनुभव बताऊंगी, किसान की बेटी होने के कारण, कि गांव में ये आसपास के क्षेत्रों में ये पहले चलता था कि घर की दाल होती थी, तुवल दाल, और वो जो पुरानी लुचाई बोलते हैं उसका चावल होता था, रोटी होती थी, और पूड़ी तो बाद में
लगभग चलन में आई हैं, और जो अपने से सक्षम लोग हैं तो वो बूंदी का चलन चलाया करते थे। तो ये जो सिंपल भोजन था और घर का ही तेल हुआ करता था, विशेष करके अलसी का। और फिर हमारी माँ बताती थी कि गुजिया, आटा के गुजिया, मतलब गेहूं के आटे के गुजिया बनाया करते थे। तो पहले मदद करने की ये बड़ी परंपरा थी कि किसी के यहाँ शादी ब्याह है तो गांव की महिलाएं, पड़ोस की महिलाएं आकर के वो गुजिया लगभग 8 दिन से बनाया करती थी, जो पूरे बारातियों को खिलाया जाता था। तो इसका मतलब यह है कि हम पौष्टिक आहार, हमारे जो पूर्वज है, हमारे जो वरिष्ठ है, पौष्टिक आहार को शादियों में भी देते थे। लेकिन आज जो खान पान बहुत बुरी तरीके से बिगड़ा है, और उसके जिम्मेदार मुझे लगता है कि हम सब है, लेकिन विशेष करके हमारी जो महिलाओं की इच्छाएं मैं देखती हूँ, मातृशक्ति की जो इच्छाएं देखती हूँ कि तो वो भौतिक सुख पर, मतलब जितना हम फैसिलिटी से खाना चाहेंगे, जीना चाहेंगे, उसको वो बहुत अच्छा मानती है, और वही हमारे दुख का कारण है। तो ये शिक्षा, संस्कार, खान पान, बहुत सारी विकृतियां आ चुकी है। ये समाज से कैसे निकलेगी, ये बड़ा एक संकट का विषय है। आने वाली हमारी पीढ़ियां निश्चित रूप से बहुत विकलांग और मानसिक रूप से विकलांग। अगर वो गांव का बच्चा ज्यादा बात करेगा तो वो बहुत अच्छा है, खेल कूद करता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन वहीं के वहीं हम शहर से भी लगे हुए हैं, शहर में कभी जाना होता है तो शहर के बच्चे ज्यादा बात करना पसंद नहीं करते, और वही उनके डिप्रेशन का कारण है। ये सब चीजें हैं, निचोड़ हैं, और हम, मुझे लगता है कि इस विषय पे अधिक से अधिक चर्चा होनी चाहिए। यही निचोड़ है समाज हित में, और इसको हम सब लोग अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने क्षमता अनुसार कर सकते हैं। और योगाहारी मंच पर तो मुझे लगता है एक एक व्यक्ति बहुत 10-10 हजार से भी ज्यादा बलवान व्यक्ति हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ ऐसे मंच पे कि आप सभी लोग आकर के अपने अपने बड़े श्रेष्ठतम विचार इस राष्ट्र हित में और समाज हित में रख रहे हैं। धन्यवाद। ओम। डॉक्टर विनोद जी भट्ट। जी, सबको सादर प्रणाम। ये वास्तव में भोजन जो है ना बहुत गंभीर विषय है, और हो गया है अनफॉर्चुनेटली। पहले इसको भोजन को लोग किस तरह से खाते थे, वो मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ कि मेरी उम्र भी 57 साल हो चुकी है, और मैंने वो दौर देखा है जबकि मैं पहाड़ से हूँ, और वहाँ पे बाजार से खरीदना लोग बुरा मानते थे। जिस गांव में मैं रहता हूँ, तो उस गांव में कभी ये हाल था कि अगर कोई व्यक्ति, कोई गांव का आदमी कोई बाजार जा रहा है, केवल चीनी और गुड़ के अलावा अगर कोई बाजार जा रहा है तो उसको बड़ी हेय दृष्टि से देखा जाता था। उसको देखा जाता था कि ये जो है निकम्मा आदमी है। और आज उल्टा हो गया है कि जो बाजार से नहीं ला रहा है उसको हेय दृष्टि से देखा जा रहा है, गरीब आदमी। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मैंने देखा है कि जब गांव में कोई कार्य होता था तो वो कार्य सामूहिक होता था, और उसमें अगर मेरे घर में शादी है तो क्या होता था कि वो दूसरे पड़ोस से मैं उधार ले लेता था कि 2 किलो दाल तुम दे दो, 2 किलो तुम दे दो, अगले सीजन में मैं इसको वापस कर दूंगा। और उसी तरह से गेहूं अगर कम हो गया तो, या फिर कुछ और चावल कम हो गया तो वो किसी और से उधार ले लिया कि अगले सीजन में हम आपको वापस कर लेंगे। या फिर अगर जो गरीब है उसके लिए कंट्रीब्यूट किया जाता था कि भाई इनके पास ये सामर्थ्य नहीं है तो इनके लिए ये सब किया जाए। और सभी जो सामान होता था वो केवल, मैं आपको 2 चीजें बता रहा हूँ, नमक और चीनी, इसके अलावा जो है कुछ खरीदा नहीं जाता था। और वो स्थिति आज ये है कि उसी गांव में मैं ये देख रहा हूँ कि सारे खेत बंजर पड़े हैं और लोग कीर्तन कर रहे हैं शाम को। महिलाएं जो है हमारे, सब अच्छा है, कीर्तन करना बहुत अच्छा है, लेकिन किस कॉस्ट पे? स्वास्थ्य की कॉस्ट। और फिर हम खा रहे हैं बाजार से खरीदा हुआ दूध। भी जिस गांव में दूध बहता था उस गांव में दूध जो है थैली में आ रहा है। तो ये है विकास। इसको विकास अगर हम कहें तो मतलब
मुझे बड़ा दुख होता है इसके लिए। और जो मतलब स्थिति ये है कि जो केवल वो लोग गांव में रह गए हैं जिनके पास और कोई काम है नहीं। मतलब वो जो अगर जो जरा भी पढ़ लिख के जो जरा भी सामर्थ्यवान हो गया है, वो अनफॉर्चुनेट है। उसमें से एक मैं भी हूँ। मैं भी अपने आप को इसका दोषी मानता हूँ। तो मैं भी काफी समय से चिंतन कर रहा हूँ कि मैं अपने गांव में दोबारा किस तरह से, और मैंने इसके लिए प्रयास भी कर रहा हूँ। तो अभी पता नहीं कब प्रयास सफल होता है, लेकिन वो आज जो है बच्चे, और हाँ, पीडीएस का सस्ता अनाज ले रहे हैं, और पीडीएस का सस्ता अनाज लेके वो सब लोग खा रहे हैं। और उसमें क्या है, उसमें एक और चीज हो गई है कि उसकी वजह से खेती कोई कर नहीं रहा है। तो ये मैं एक व्यथा अपने गांव के माध्यम से, मतलब एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं सारे, मतलब लगभग सारे उत्तराखंड की स्थिति में ये बता रहा हूँ। और शहरों में ये हाल है। शहरों में मैं आपको एक और चीज बता दूं कि पीडीएस का राशन लेते हैं, और उसके बाद वो एक और व्यापार शुरू हो गया, चावल बेचो चावल बेचो। अब वो शहर, अब वो घर घर आता है व्यक्ति, और वो चावल खरीदता है। तो वो खरीदता है, वो ये लोग मेरे ख्याल से 2 रुपए किलो लेते हैं, और वो 20 रुपए किलो खरीदता है। तो ये एक बिजनेस नया शुरू हो गया। तो ये समस्या है। इसके बारे में मैंने एक मीटिंग में भी प्रश्न उठाया था, लेकिन अब ये बड़ा मुश्किल का काम है। इसको सरकारी जो कई स्कीम है, इनका फायदा तो कुछ हो सकता है, लेकिन कई बार इतना बड़ा नुकसान होता है। अब वो मैं बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूँ, पर लेकिन क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए मैं यहीं पे विराम करना चाहूँगा। धन्यवाद। विचारणीय विषय है। हिरेंद्र कुमार जी। प्रणाम सदन के सभी उपस्थित जनों को। ये खाने पीने की बातें कर रहे हैं, जिससे हम कितने पेस्टिसाइड और कितने हार्मफुल केमिकल हम लोग अंदर ले रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ इसमें एक पहलू और भी है, जो हमारे शरीर में केमिकल जा रहा है। वो हम बाहरी चीजों को जो उपयोग करते हैं, सुबह उठते ही हम जो टूथपेस्ट यूज करते हैं, उस टूथपेस्ट में कितने केमिकल्स हैं। साबुन यूज करते हैं, शैम्पू यूज करते हैं, घर में यूज होने वाले जो हार्पिक है ये सब कितने हार्मफुल है, और इन्वायरमेंट को कितने नुकसान पहुंचा रहे हैं, पानी को, मिट्टी को, वायु को। तो ये भी एक बहुत पहलू है। अब जिस तरह हम खाने के थ्रू अंदर ले रहे हैं केमिकल, उसी तरह इसके थ्रू ये सब के भी बहुत वो रिसर्च है कि आप 20 सेकंड के अंदर अगर आप सर पे तेल लगाते या क्रीम लगाते तो वो अंदर तक चला जाता है। तो हमें वो पहलू भी सोचना चाहिए, और उन सब के प्रोडक्शन में कितने केमिकल्स और ये सब चीजें यूज होते हैं। तो बहुत जाने, अभी मैं खुद ही मैं बायोजैम या इस तरह की चीजें यूज नेचुरल, और 3-4 सालों से साबुन नहीं लगाया हूँ मैं। तो ऐसा नहीं कि मैं रोज ऑफिस जाता हूँ नहीं चलता है काम, लेकिन उसके तरीके ढूंढने होंगे, हमें हमें जानने होंगे, लोगों से जुड़ने होंगे, इस तरह के जो नेचुरल, इस तरह से भी केमिकल को हम लोग अपने जीवन से रोके और स्वस्थ रहें। धन्यवाद। अभी जो गाय का गोबर के बारे में जो लिखा गया चैट बॉक्स में, तो यह विषय सच में बहुत इम्पोर्टेंट है, और मुझे ऐसा लगता है कि आप ही उस बारे में थोड़ा चर्चा कीजिए, गाय के गोबर के बारे में जिन्होंने लिखा था चैट बॉक्स में। प्रणीता जी। जी बिल्कुल भाई साहब। मैं गांव में रहती हूँ, और जो गांव की बहनें पहले गाय का गोबर उठाना बड़ा अपने आप को स्वाभिमान, अभिमान और बड़े अच्छे काम को समझते थे। लेकिन मैं जो स्थितियां देख रही हूँ, तो जो हमारी बहनों में जो एक परिवर्तन आ रहा है कि वो गाय का गोबर उठाना पसंद नहीं कर रही है। निश्चित रूप से इस पर जन जागरूकता का कार्य करना चाहिए और करने की आवश्यकता है, और मैं इस चीज तरफ भी ध्यान दे रही हूँ जितना हो सकता है, और इस चिंतन का विषय है। निश्चित रूप से इस तरफ भी ध्यान जाना चाहिए, और इस तरफ हमारी दृष्टि भी लगाना चाहिए। गांव की बहनें अगर गाय का गोबर नहीं फेंकेगी तो फिर वो क्या करेगी, ये बताइए। ये बड़ा प्रश्न है भाई। भौतिक
क्या करेंगे ये सब टाइल्स वगैरह लगा करके, क्या करेंगे ये सब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना करके, हम अपनी सनातन संस्कृति को नहीं बचा पाएंगे तो कैसे, कौन बचाएगा। तो ये चिंता का विषय है। बड़ा अच्छा लगा आपने इस तरफ ध्यान दिया, धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। दिनेश जी सेमवाल। जी आदरणीय, ये बहुत ही ऊर्जापूर्ण कक्षा चल रही है और वास्तव में कुछ दिन से ये समझ में आ रहा है कि बात तो अब शुरू हुई है। जब हम स्वास्थ्य पर बात कर रहे हैं और भोजन पे बात कर रहे हैं, तो लग रहा है कि जो जिस कक्षा में हम जो फार्म लैब की बात कर रहे थे, अब हमारे नेत्र खुल रहे हैं, मेरी खुद की आँखें खुली हुई हैं कि जिसको हम कह रहे थे कि हम जैविक कर रहे हैं, जैविक कर रहे हैं, जैविक कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति, वास्तविक खिड़की अब खुली है। और जो आदरणीय डॉक्टर विनोद भट्ट सर जो मेरे गुरु भी हैं, उन्होंने जो बताई अपनी बात, मैं उनके साथ ये बात जोड़ना चाहूँगा कि मुझे अपने चाचा जी की शादी की बात याद है उस दौरान। और तब गाँव में जैसे भट्ट सर ने कहा कि लोग दुकान से नहीं लेते थे, तो दुकान से हम उस शादी में सूजी और चीनी लोग लाए, लेकिन जो घी और तेल था वो अपने गाँव से था। और मैंने देखा हमारे गाँव में तुअर की दाल होती थी और एक अच्छी परंपरा उसमें थी कि गाँव के सभी लोग मिल-जुल कर जिस घर में शादी हो वहाँ दाल ले जाते थे और उसे पैछा भी कहते थे और कुछ लोग यानी मिला करके दाल ले जाते थे। तो तुअर की दाल सर्वोपरि होती थी उसमें, अन्य दालें भी होती होंगी पता नहीं। तो इतनी दालें इकट्ठा हो गई थी कि हमारा एक जो 2 मंजिला घर था, तो उसमें नीचे वाला जो एक बड़ा कमरा था वो दाल से भर गया था। तो घर में चर्चा हो रही थी और मेरे ख्याल से गाँव में भी चर्चा हो रही थी कि इतनी दाल इकट्ठा हुई है, गाँव वालों ने इकट्ठी दाल दी है। फिर बाद में वो दालें दूसरे की शादियों में दी गईं। तो उस समय शायद किसी ने पूछा था कि इतनी कैसे दाल दी गई, तो ये बताया गया था कि इस परिवार ने दूसरे लोगों की शादियों में बहुत दालें दी हैं। और घी भी ऐसे ही, वो कई-कई महीनों तक घी के जो माणे कहे जाते थे, यानी जो पैमाना था, जो बर्तन था, तो उसमें इतने यानी कई किलो क्विंटलों में घी इकट्ठा हो गया था। तो तेल और घी और जो अन्य सामग्री है वो बाज़ार से नहीं लाई जाती थी और उस समय गाँव में कहते थे सस्ते गले की दुकान को कि सड़े गले की दुकान है, वहाँ से कुछ नहीं ले जाना है। लेकिन जो आदरणीय भट्ट सर ने कहा है कि तब के जब कहते थे कि जो लोग झोला उठाकर दुकान जा रहे हैं, ये कितने शर्म की बात है। आज सब झोलाधारी हो गए हैं। और बड़े दुःख की बात और ये भी है कि मैं भी उसी क्षेत्र से हूँ उत्तराखंड के। और मैंने अभी बीच में एक फ़ोन इन सर्वे गूगल मीट पे किया है। अभी उत्तराखंड में जो आंदोलन क्या केदारनाथ क्षेत्र में चुनाव हुआ है, तो मैंने लगभग 250 लोगों से केदारनाथ क्षेत्र में ही बात करी और बात ये आई है कि जिस गाय के लिए, जिन खेतों के लिए मैदान में पलायन हुए लोग चिंता कर रहे हैं, गाँव में ठीक उसके उलट कार्य चल रहा है। वो वहाँ पे कोई चिंता नहीं है। पलायन बड़ी मात्रा में है, यहाँ तक हो गया है कि जो गाँव में है तो गाँव के लोग कह रहे हैं कि अपनी बेटी उन्हें ही देंगे जो मैदानी क्षेत्रों में जिनके बेटे होंगे। तो खान-पान और संस्कृति, रहन-सहन की स्थिति यहाँ तक जा चुकी है। बड़ी कठिन स्थिति से हम संभवतः गुज़र रहे हैं। लेकिन ये पहलू डॉक्टर चौहान सर आपके द्वारा उजागर हो रहा है। आने वाले टाइम में और भी दिलचस्प ये सत्र होने वाला है। साधुवाद, धन्यवाद, प्रणाम। सीएम राय जी। जी ओम, सादर प्रणाम। मैं अनिल कुमार राय गाजीपुर से बोल रहा हूँ। मैं आज से पहले, मेरी उम्र करीब 68 साल के लगभग हो गई है। मैं छोटा था तो ननिहाल जाता था और वहाँ खाने की व्यवस्था जो शादियों में होती थी वो लगभग वहाँ की पूरी 1.5 फीट की लंबी चौड़ी होती थी। लोग हाथ पर रख करके और लोगों को खिलाते थे। दूसरे दिन भी का नाम की लगभग पूरी और चावल ये चलाया जाता था और इस प्रकार बहुत लोग, मुख्य भोजन पूरी और खाने से कोई भी व्यतिक्रम शरीर को नहीं पहुंचता था। गांव की औरतें और सब लोग मिल के बना के और बारातियों को खिलाते थे। और आज स्थिति हमको लगता है कि अभी हम छोटा सा फंक्शन हरिद्वार में किए थे
वो उसमें जितने लोग गए सभी चीजें मार्केट से लेनी पड़ी वो, और आने के बाद सब लोग बीमार, कोई ऐसा आदमी नहीं है जो बहुत ही सकुशल हो। और आज की औरतें ये नहीं चाहती हैं कि खाना बनाए, रात को जो गांव की महिलाएं मिल के सभी बारातियों को खिलाती थी, आज वह अपने फैशन में ही व्यस्त रहती हैं। इस प्रकार से ये इतना डिटीरिएशन हुआ है कि यह एक बहुत ही सोचने वाली बात है, जिससे बहुत कष्ट होता है। जियो। अभी किसी का चल, हिरेंद्र कुमार जी, हरेंद्र कुमार जी। सर मैंने वो बात कह दी है। मैं वो जो केमिकल यूजेज हम खाने के अलावे जो यूज करते हैं हम शरीर पे बाहरी तौर पे, वो बात मैंने रख दी है। नारायण वो मीना जी जी हरिओम, सदन को प्रणाम। मैं होशंगाबाद माखन नगर से हूँ। मेरी उम्र 67 साल है और पहले हम जो खाते थे उस खान पान में और आज के खान पान में बहुत अंतर है। सन 60 और 65 की दशक में, 70 के दशक में हम जो शादी विवाह करते थे उसमें ना हम हलवाई को बुलाते थे ना बाजार से कुछ लाते थे। हम स्वयं भी, हमारे रिश्तेदार आपस में बनाते थे भोजन और कराते थे। उस समय का जो खान पान था, 12 महीने हम ज्वार की रोटी खाते थे। गेहूं तो नाम मात्र को लेते थे। तो मेरे पास 60 एकड़ जमीन है, इसके बाद भी हम 12 महीने ज्वार का भोजन करते थे। और घर की साग, चने की साग, ये दालें, तुअर की दालें यही खाते थे और उस समय हम सभी बहुत स्वस्थ रहते थे। आज के खान पान में उस समय के खान पान में काफी अंतर है। इसीलिए ये जो बीमारियां बढ़ रही है, इसी का खान पान का पूरा कारण है। उस समय जो हमें प्राकृतिक का भोजन जो मिलता था वह बहुत ही शुद्ध भोजन था, बहुत ही सात्विक भोजन था। और आज की आवश्यकता है वही प्राकृतिक खेती की तरफ लौटने का ये समय है। यदि हम अभी नहीं लौटे, नहीं चेते, तो आने वाले हमारे बच्चे और हमारा भविष्य बहुत ही खतरे में है। इसीलिए अब सभी लोगों को प्राकृतिक खेती की तरफ ध्यान देना चाहिए। और धन्यवाद। डीडी शर्मा जी। नमस्कार जी, मैं डीडी शर्मा सबको प्रणाम करता हूँ। जो आज का ये विषय डॉक्टर संतोष जी ने रखा है कि खान पान की क्या स्थिति थी पहले, अब क्या, भविष्य में क्या होगी, एक विषय बड़ा चिंतित है। पूर्व में हमारे पहाड़ों में जो है वो सारा जो मिलर्स का फूड था वही घरों में चलता था, जिसमें कि हमारे लोकल भाषा में उसको बाथू कहते हैं और उसको अमरंथस कहते हैं। दूसरा हमारा जो फिंगर मिलर्स है, दूसरा वो भोजन था। तीसरा हमारा चौलाई आपकी कावनी होती थी, जो एक मिक्स क्रॉपिंग के रूप में वो उगाई जाती थी मक्की के साथ। और दूसरे 2-4 तरह की और मिलर्स थे जो पहाड़ी क्षेत्र में बड़े उसको उगाया जाता था। और उसे सर्दियों में कई तरह के उसके पदार्थ बनते थे। तो अब वो जमाना दोबारा से वापस आ रहा है। मैंने एक आपको वीडियो डाली थी, हमारी इष्ट देवी, वहाँ 2 मंदिर बने हैं, बड़े बड़े मंदिर है, उसका जीर्णोद्धार हो रहा था। तो उसमें उसके उपलक्ष्य में वहाँ एक भंडारण रखा गया था, जो इसका एमरंथस का, इसको रामदाना भी बोलते हैं। तो वो उस भंडारण को लगभग 200 साल पुराने जमाने में रखा गया था। उसकी किस तरह, क्यों रखा था, किस लिए रखा था, कई तरह की बातें हैं। लेकिन यही कहा जाता है कि जंगलों में एक बार आग लगी थी, तो वहाँ के जो यहाँ के राजा थे और वहाँ के लोकल जो हमारे उनके राजाओं के जो आगे वजीर और जेलदार होते थे, तो उन्होंने प्रस्ताव रखा कि जी ये जंगलों में आग लगी है, बारिश के से पहले इसमें अगर इस एमरंथस को ब्रॉडकास्ट के माध्यम से सोइंग की जाए तो वो बहुत अच्छा तैयार होता था।
तो राजा ने सहमति दिलाई। कई बहुत बड़े बड़े हेक्टेयर में वो जंगल थे, तो कहते हैं कुछ जो आपका प्रोडक्शन होगी उसकी आधी प्रोडक्शन मुझे देना और आधी प्रोडक्शन आपने रखना। तो इतना ज्यादा हुआ था कि वो उसको भंडारण मंदिर में रखा गया। आज वो पिछले 1 महीने पहले उसको निकाला और एक 70-80 क्विंटल निकाला, और वो वैसे का वैसा ही था। कुछ एक चूहों ने तो उसे नुकसान पहुंचाया था, लेकिन जब बाहर निकाला तो वो उसकी अब अभी टेस्टिंग कर रहे हैं। तो इतना पुराना अनाज रखते थे मुसीबत के लिए। तो मैं, अब तो जमाना बदल गया है, तो अब तो कोई ऐसा नहीं है कि बाजारों से जो भी प्रचलन चल रहा है, शादी ब्याह तो बिल्कुल बदल गए हैं। उसमें जितना मसालों और तेल का यूज होता है उससे तो लोगों को बहुत परेशानी होती है। तो मैं मानता हूँ कि अगर हमने सही मायने में ये मिलेट्स या मोटे अनाज को, पुराने अनाजों को लाना है, तो 1-2 डिश जो है शादियों में जरूर उसको रखा जाए, और इससे जो है लोगों में अवेयरनेस आएगी, बच्चों में अवेयरनेस आएगी। इवन के जो आपके स्कूलों में मिड डे मील है, वहाँ भी अगर इन जो पुराने हमारे बीज है उनको, उनके से बने हुए जो फूड है वो सर्व किए जाएं, तो ये भी सरकार शायद इस पर मैं सोच रही है। तो वो उसमें प्रोडक्शन तो कम होती थी, लेकिन उसकी गुणवत्ता बहुत थी। वो सारे जैविक विधि से तैयार होते थे, नेचुरल होते थे। तो मैं ये मानता हूँ कि आने वाले समय में ये बहुत ज़रूरत है, मांग है कि हमारी पुरानी जो चीज़ें थी, परंपरा थी, उसको दोबारा से नया स्वरूप दिया जाए। यही मेरा आज का कहने का अभिप्राय है। धन्यवाद। आज मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी लोगों ने एक अच्छी चर्चा सभी के माध्यम से सुनने को मिली है। और मैं एक्चुअली बातों-बातों में जब हम लोग जैसा मैं जहाँ से नेशनल केमिकल लेबोरेटरी से पीएचडी किया, तो हम लोगों के जो भी सारे साथी लोग हैं, हम लोग एक चर्चा करते हैं कि पहले जैसा जो नौकरी करता था, उन्हें प्रोविडेंट फंड मिलता था। बराबर कह रहा हूँ दादू? प्रोविडेंट फंड? जी जी। तो आज वो प्रोविडेंट फंड, बिल्कुल जिसका सर। मतलब P&F, तो P&F का मतलब है पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर। आज पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर हम सभी को मिल रहा है, तो प्रोविडेंट फंड सभी को मिल रहा है, बट पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर के माध्यम से मिल रहा है। तो यह चीजें अगर हमें सच में सोचना चाहिए। और मैं पिछले महीना 1.5 महीना से पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर कौन सा यूज होता है, वह यानी कौन क्या यूज करता है, वह निकालने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर तो यानी पीएफ तो नहीं मिला हमें। आने वाले 2 महीना के अंदर हमारी 4 पीढ़ियों का क्या खाना था, वह अगर सामने आए, तो उसमें से बहुत सी चीजें और भी आएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर जो हमारी चौथी पीढ़ी थी, तो ये हर पीढ़ी का जो खाना है, आज हमारे घर के बच्चों को अगर हम लोग किसी भी माध्यम से दे पाए, भले ही आपके गांव में वो आज ना मिले, पर कहीं पे मिलता है क्या, और वह हम लोग फिर से बड़े पैमाने पे बना सकते हैं क्या, इस बारे में सोच होना जरूरी है। आज का डिस्कशन एक आखिरी नोट पे खत्म करना चाहता हूँ। आप आज अगर किसी भी शादी में जाओगे, सर मुझे बोलना है। ओम हाँ सर। प्लीज। ओम। हाँ सर, ओम। मैं प्रणाली। हाँ जी। बोलूं मैं? हाँ प्लीज प्लीज बोलिए। ओम। हाँ, मैं प्रणाली मराठे, महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग से हूँ। बहुत आज की चर्चा बहुत ही वैचारिक और सकारात्मक है। और आदरणीय प्रणीता साखरे दीदी और विनोद भट्ट सर जी ने जो देहात की स्थिति बताई, उससे मैं सहमत हूँ। मैं भी वैसा ही विचार करती हूँ। चावल के ज्यादा मिलने से खेत उजड़े पड़े हैं, ऐसा मुझे लगता है। चावल सस्ता मिलने से या उसको पैसा ही देना नहीं लगता है, इसलिए खेत उजड़े पड़े हैं, लोग भाग रहे हैं, खेती नहीं कर रहे। गांव भी उजड़ पड़े हैं। यहाँ की स्थिति है हमारे यहाँ देहात की। मैं तो एक स्कूल में
हेड मिस्ट्रेस का काम करती हूँ, तो मेरे सामने कुछ समस्याएँ जो है, स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा खाँसी, सर्दी का प्रमाण बढ़ा है। मेरे स्कूल में नहीं है, क्योंकि मैं हर रोज़ स्कूल में प्राणायाम, व्यायाम, सूर्य नमस्कार आदि लेती हूँ। इस कारण मेरे स्कूल में ऐसे गंभीर आजार के लोग नहीं है, लेकिन आजू-बाजू के स्कूल में मैं देखती हूँ, तो 15-16 बच्चे होते हैं, तो भी उनमें क्रिटिकल बच्चे होते हैं, जिसको डायबिटीज़ है, किसको खाने के बहुत सारी समस्याएँ होती है। तो मुझे बहुत आश्चर्य लगता है, लेकिन मैं उस स्कूल में 13 बरस काम कर रही हूँ, इसलिए हर रोज़ प्राणायाम लिया जाता है, उसका परिणाम बहुत अच्छा है। बच्चे निरोगी है और खेल-कूद में आगे है, स्पर्धाओं में आगे जाते हैं, बौद्धिक स्पर्धाएँ में भी आगे जाते हैं। ये मेरी समस्या नहीं है, आजू-बाजू की जो मैं देखती हूँ, वो मैं आपके सामने रख रही हूँ। दमा का प्रमाण ज़्यादा बढ़ा है, डायबिटीज़, बच्चों में चिड़चिड़ापन, अध्ययन में उनको रुचि नहीं लगती है, फैशन आदि में बहुत रुचि, ऐसे बहुत समस्याएँ हैं। और समाज में आवाज कट रही समस्या है। ये, वो जोड़ों का दर्द बढ़ गया है लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम, स्किन की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़, प्रेशर तो हर घर में है। कैंसर का प्रमाण तो इतना बड़ा है, तो हाँ, बहुत बुरा लगता है, गंदा काम लगता है। ऐसे रूप से देखा जा रहा है कि ये शोचनीय है, ऐसा मैं अनुभव कर रही हूँ। बच्चों को गोबर उठाना, छी, 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 ऐसा बोलते हैं बच्चे। तो ओ और बहुत ज़्यादा बोले, शादी के बारे में तो क्या बोलूँ, मिल-जुल कर लोग रहते थे, मिल-जुल कर खाते थे, बाँटते थे, आनंद बाँटते थे, बोलते थे। बहुत चर्चाएँ होती थी। बोलने के लिए बहुत है, लेकिन वक़्त हो रहा है, इसलिए ओम प्रणाम। और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग अभी पवन जी को सुने और कंक्लूड करें। आखिर में सिर्फ एक ही चीज मैं कहना चाहता हूँ कि आज की शादियों में जो शादी खत्म होने के बाद में जो वेस्टेज निकलता है, प्लास्टिक की बोतलें हैं, प्लेटें हैं, जो भी है, तो उस बारे में भी हम आने वाले समय में चर्चा करेंगे। अभी जी ओम, पवन जी। पवन जी है? आइकन तो सर का दिख नहीं रहा है सर। हाँ, ठीक है। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि आज का समापन किया जाए। दादू आप खुद ही कर दीजिए। जी ओम, आज की जो चर्चा हुई है वो बहुत अच्छी हुई है, और सर एक थोड़ी सी जानकारी अलग से चाहिए है। अब आपका जो एक समय जो मैंने आपसे कहा था कि कुछ जो समसामयिक चर्चा है उस पे भी थोड़ा सा समय हम अगले बार से निकाल पाएंगे क्या? किस बारे में? जैसे अभी जो फसल लगी है ना? हाँ, हाँ। गेहूं लगा है, चना लगा है, इनमें होने वाली जो परेशानी आ रही है, और जो चीजें हम उपयोग कर रहे हैं, जैसे कि पेस्टिसाइड का भी इसमें उपयोग होगा, तो उस पेस्टिसाइड के विकल्प में हम अपने जो बना रहे हैं, जिसमें बवेरिया है, वेशियाना है, वर्टिसिलियम है, इनकी भी लोगों को जानकारी दें। और कौन सा, जैसे हम जो अपने पास जो चीजें हैं उसमें से हम कौन सा टॉनिक डालें जिसमें अपने गेहूं का उत्पादन को ठीक कर सकें, और वो भी मतलब जो चीजें हम बना रहे हैं उसके माध्यम से, इस पे एक अलग से यदि टॉपिक हो जाए तो बहुत सारे किसानों को इसका समसामयिक जानकारी मिल जाएगी सर। ठीक है, ठीक। एक्चुअली दादू, जो मुझे फर्टिलाइजर का भी जो डेटा चाहिए था, उसका बेसिक रीजन ये था कि कितना फास्फोरस और पोटेशियम जाता है, उसके बेसिस पे भी कौन से टॉनिक यूज करना चाहिए, कौन सी चीजें नेचुरल यूज करना चाहिए, वो डेटा आ सकता है। और हम आने वाली कक्षा में ये सारी चीजें अब चर्चा करेंगे। और एक चीज यहाँ रखना चाहता हूँ, जैसा हम लोग वाशिम जिला में, जो आप सभी लोगों में से जो भी इंटरेस्टेड है, जो यहाँ महाराष्ट्र का एक दौरा करना चाह रहे थे, तो
20 लोगों का एक प्रशिक्षण लेने का चल रहा है। अलग-अलग राज्यों से जो भी यहाँ आना चाहते, क्योंकि हम लोगों का ट्रेनिंग सेंटर का जो कंस्ट्रक्शन का काम था, वो अभी पिछले सप्ताह खत्म हुआ है और ट्रेनिंग सेंटर पे आने वाले 20 तारीख से प्रशिक्षण स्टार्ट होने वाले हैं, लेकिन 5 जनवरी तक बुक है। तो 10 जनवरी से 20 जनवरी के बीच वाली तारीख हम लोग ले सकते हैं और 2 दिन का प्रशिक्षण होगा। मान लो आज शाम में सब लोग वहां पहुंच जाएंगे, रात्रि विश्राम होगा। दूसरे दिन पूरा दिन भर सेशन चलेगा, सुबह 8 बजे से लेके रात